नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को वसंत भाग 3 क्लास 8 का पाठ दीवानों की हस्ती जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है, इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 8 वसंत और क्लास 8 भारत की खोज के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 8 वसंत और क्लास 8 भारत की खोज का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ, क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ और क्लास 8 बसंत भाग 3 का बहुत सारा चैप्टर मैं आप लोगों का बना चुकी हूँ। क्वेश्चन आंसर, सारांश और फुल एक्सप्लेनेशन उसको देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर, कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। वह अपने साथियों के साथ जहाँ भी जाता है वहाँ उनके दुख सुख में शामिल होता है और उनमें खुशियां बांटता है। वह अपने लक्ष्य अर्थात उन लोगों की खुशियों को अस्थायी नहीं बना पाता। आते समय कवि और वे लोग दोनों ही दुखी होते हैं, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। मतलब इस पाठ में यह कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू क्यों कहा है। तो ऐसा होता है कि जब स्वतंत्रता सेनानी लोगों से मिलने आते हैं तो उल्लास छा जाता है, लेकिन वे जब जाते हैं लोगों के बीच से तो लोग दुखी हो जाते हैं, इसके बारे में कहा गया है। दूसरा, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लौटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर, कवि अभावग्रस्त तथा दुखी लोगों के बीच प्यार तथा अपनत्व प्रकट करते हुए उनमें खुशियां बांटता है, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता रूपी अनमोल खुशी देना चाहता है। वह अपने प्रयास के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पा रहा है, मतलब स्वतंत्रता दिलाने में असफल हो रहा है। स्वतंत्रता जल्द नहीं मिल पा रही है। इस असफलता का भार वह अपने हृदय पर लेकर जा रहा है। इससे लगता है कि कवि निराश है। तीसरा, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर, कविता के अंदर अनेक ऐसी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगी। क का, कविता में बेफिक्र तथा मस्त जीवन जीते हुए दूसरे की खुशियों को ध्यान में रखने का संदेश दिया गया है। ख का, सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। ग का, कविता में अभावग्रस्त लोगों में खुशियां बांटकर उनका दुख दूर करने की बात कही है। इससे एकता, समानता, प्रेम तथा संभाव में वृद्धि होगी। अब कविता से आगे कुछ प्रश्न है। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। मतलब आप जो अपने दोस्त लोगों के साथ हैं तो इस बात की चर्चा कीजिए कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो जाती है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य को सारी चिंता फिक्र छोड़कर मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए, किंतु हमारे द्वारा की गई मस्ती से किसी का अहित मतलब कोई नुकसान होने लगे या उसकी भावनाएं आहत होने लगे, उसे कोई कष्ट होने लगे तो वह मस्ती हानिकारक हो सकती है। यहाँ पर कवि यह कह रहे हैं कि हमें मस्ती करना चाहिए, हमें जो है सुख से जीवन जीना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी मस्ती नहीं करना चाहिए कि किसी को इससे कष्ट पहुंचे। हमें दूसरों के जीवन या स्वतंत्रता में दखल देने का कोई हक नहीं है। ऐसा न हो कि हम अपनी मस्ती में इतना मस्त हो जाएं कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल न रह जाए। मतलब यहाँ पर कवि यह कह रहे हैं कि मस्ती कीजिए, लेकिन दूसरे के भावनाओं को भी ख्याल रखा कीजिए। ऐसा नहीं कि केवल हम मस्त हैं और दूसरे लोग अगर दुखी हैं तो उसका हम ध्यान नहीं रखें या किसी के भावना को हम ठेस पहुंचाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
अब अनुमान और कल्पना में प्रश्न है। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई है। उत्तर, कविता में परस्पर विरोध प्रकट करने वाली भी बातें हैं। क का, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी। इसमें क्या है, एक तरफ तो उल्लास है, दूसरे तरफ आंसू है, तो दोनों साथ साथ है, उल्लास और आंसू साथ साथ है। ख का, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसमें भी कुछ है, कुछ लेना और देना एक साथ हो रहा है। कुछ हम लेते हैं और कुछ हम देने के लिए आए हैं। तो तीसरे में क्या है, क का, ग में दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। हंसना और रोना एक साथ होता है। तो मतलब इन परस्पर विरोधी बातों का कविता में इसलिए समावेश किया गया है क्योंकि कवि अपने जीवन के नियम स्वयं बनाता है और स्वयं तोड़ता है। वे अपनी मर्जी के मालिक हैं, उन्हें अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता। अब भाषा के तहत भी कुछ प्रश्न है। संतुष्टि के लिए कभी छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। तो उत्तर, संतुष्टि का भाव व्यक्त करने वाले कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे प्रसन्न होकर, तृप्त होकर, जी भरकर, परिपूर्ण होकर, मस्त होकर आदि। अब आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता में दीवाने किन्हें कहा गया है। उत्तर, दीवानों की हस्ती कविता में दीवाने उन्हें कहा गया है जो बेफिक्री का जीवन जीते हैं, लोगों के बीच मस्ती से जीवन जीने का संदेश देते हुए देश के लिए सब कुछ अर्पण कर देना चाहते हैं। दूसरा, दीवानों के समूह की चाल अन्य लोगों की चाल से किस तरह अलग होती है। उत्तर, दीवानों के समूह की में मस्ती का आलम होता है। वे जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बड़ी धूमधाम से जाते हैं, उनमें कोई चिंता फिक्र नहीं रहती है, जबकि सामान्य लोगों की चाल में ऐसा नहीं होता है। प्रश्न संख्या 3, दीवाने आज यहाँ कल वहाँ आवागमन क्यों करते रहते हैं। उत्तर, दीवाने अलमस्त रहते हैं, वे लोगों में खुशियां बांटते फिरते हैं, वे अभावग्रस्त तथा खुशियों से वंचित लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहते हैं, वे देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार रहते हैं, वे यह सब एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकते हैं। 4 का प्रश्न है, दीवानों के जीवन में आंसू और उल्लास का विरोधाभास साथ साथ क्यों है। उत्तर, दीवाने लोग जहां भी अपनी मस्ती लेकर जाते हैं वहां उल्लास का वातावरण छा जाता है, वे अभावग्रस्त लोगों का जीवन देखकर दुखी भी होते हैं। इस प्रकार आंसू और उल्लास का विरोधाभास साथ साथ होता है। 5वां, चलना है बस इसलिए चले का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बेफिक्री का जीवन जीने वाले, स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने वाले लोग एक स्थान पर कभी रुक कर नहीं रहते हैं, वे चलते फिरते हुए लोगों के बीच खुशियां बांटते रहते हैं। प्रश्न संख्या 6, कवि ने दीवानों के लिए सांसारिक दुखों को समान भाव से अपनाने की बात क्यों कहा है। उत्तर, दीवाने लोग अपने दुख से न बहुत दुखी होते हैं और न सुख से सुखी, हुए लोगों से अपने रिश्ते नाते भी बनाए हुए हैं, पर उनके दुखों से बहुत विचलित नहीं होते हैं, वे उनके सुख में अपना लक्ष्य भी नहीं भूलते हैं, इसलिए कवि सुख दुख को समान भाव से अपनाने की बात कहता है। 7वां प्रश्न, दीवाने अभावग्रस्त लोगों के दुख लेकर उन्हें क्या देना चाहता है और क्यों। उत्तर, दीवाने अभावग्रस्त तथा खुशियों से वंचित लोगों के दुख लेते हैं तथा अपनी खुशियां देकर उनके जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास करते हैं ताकि वे भी खुशहाल जीवन बिताएं। 8वां प्रश्न, दीवानों के दिल पर असफलता की निशानी क्यों शेष रह गई है। उत्तर, दीवाने जिस लक्ष्य अर्थात लोगों की अस्थायी खुशियां प्रदान करने तथा आजादी प्राप्त करने के उद्देश्य से घूमते थे, किंतु उनके प्रयासों के बाद भी उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो सका, यही उनके दिल पर असफलता की निशानी शेष रहने का कारण है। प्रश्न संख्या 9, आबाद रहने वाले का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दीवाने स्वयं तो एक जगह टिककर नहीं रुकते हैं, किंतु देशवासियों के लिए वे हंसी खुशी जीवन बिताने की कामना करते हैं। प्रश्न संख्या 10, दीवाने
की हस्ती नामक इस कविता में मस्ती के साथ जीवन बिताने का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है? नहीं। 10 दीवानों की हस्ती कविता में जीवन के प्रति कौन सा दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है? उत्तर, दीवानों की हस्ती नामक इस कविता में मस्ती के साथ जीवन बिताने का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। मनुष्य को किसी बंधन में बंधने के बजाय अपने नियमों पर जीना चाहिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। दीवानों की हस्ती कविता के आधार पर दीवानों की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, दीवानों की हस्ती कविता में दीवानों के विषय में बताया गया है कि वे मनमौजी स्वभाव वाले तथा एक जगह टिककर रुकने वाले नहीं होते हैं। वे अभावों में जी रहे लोगों से भी अपनत्व के साथ मिलते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, उन्हें खुश रखने का प्रयास करते हैं। वे देशवासियों की हंसी खुशी की कामना करते हैं। वे अपने तथा पराये धन की भावना से ऊपर उठ चुके होते हैं। प्रश्न संख्या 2, दीवानों की हस्ती कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दीवानों की हस्ती कविता का प्रतिपाद्य यह है कि हमें सुख दुख को एक समान भाव से अपनाना चाहिए, हमें मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, दीवानों की हस्ती कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दीवानों की हस्ती नामक कविता में हमें यह संदेश मिलता है कि हमें मनमौजी तथा बेफिक्री का जीवन जीना चाहिए, लोगों के दुख को अपना दुख समझना चाहिए तथा उनमें खुशियां बांटनी चाहिए। हमें देशवासियों के लिए कल्याण की भावना रखनी चाहिए। इसके अलावा दीवानों की तरह ही हमारे मन में देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने की भावना होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3, दीवानों की हस्ती कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। उत्तर, दीवानों की हस्ती कविता का प्रतिपाद्य यह है कि हमें सुख दुख को एक समान भाव से अपनाना चाहिए, हमें मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए। वास्तव में जीवन की सच्ची झलक इसी मनमौजी जीवन में मिलती है। हमारे मन में एवं की भावना कम से कम तथा पर की भावना प्रगाढ़ होनी चाहिए। अपने तथा पराये की भावना से ऊपर उठकर हमें सभी के कल्याण की कामना करनी चाहिए। हमें गरीबों के सुख दुख का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और आप बच्चों मेरे चैनल देवजनागरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।